तो सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा अपने तेजस एयरक्राफ्टों के जरूरतों को देखते हुए ही कावेरी इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा था, पर कई सारे कारणों की वजह से कावेरी इंजनों के प्रोजेक्ट फेल हुआ और तेजस एयरक्राफ्टों के जरूरतों को अमेरिकी इंजन मतलब F404 इंजनों के द्वारा पूरा किया गया। पर दोस्तों हाल ही में ही कावेरी इंजनों को लेकर भारत को तब एक बड़ा सफलता मिला जब इसके ड्राई वेरिएंटों के सफलतापूर्वक परीक्षण को अंजाम दिया गया। हालांकि ड्राई कावेरी इंजन भी फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है कि उसका उपयोग तेजस एयरक्राफ्टों में किया जा सके। पर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कावेरी इंजनों के फेल होने के पीछे जितने भी कारण था उनमें एक बड़ा कारण इन इंजनों के अधिक वजन का होना था और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि केवल ड्राई कावेरी इंजनों का ही सफलतापूर्वक भारत की तरफ से डेवलपमेंट नहीं किया गया है, बल्कि और एक कदम को आगे बढ़ाते हुए अब कावेरी 2.0 के भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि अधिक थ्रस्ट वाले एक ऐसा इंजन होगा जो भारत की जरूरतों को ही खाली पूरा नहीं कर सकेगा बल्कि तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में भी उपयोग हो सकेगा। और इसके साथ साथ कावेरी इंजनों के वजन को भी कम किया जा रहा है और पहले के मुकाबले में इन इंजनों के वजन जहां पे काफी हद तक कम किया गया है, तो वहीं पे आने वाले समय का जो फोकस है वो है इन इंजनों के वजन को 1 टन से कम करना, ताकि इन इंजनों का भी वजन यूरोपियन देशों के द्वारा निर्माण किया हुआ इंजनों के बराबर मतलब राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले M88 और यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले EJ200 सीरीज के इंजनों के जितना हो जाए। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में DRDO के तरफ से कावेरी इंजनों के वजन के ऊपर काफी हद तक काम किया गया और इससे अब कावेरी इंजनों के वजन को काफी कम भी किया जा सका, जो कि DRDO के सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के लिए तो एक बड़ा खबर है ही, साथ में स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा खबर है। अब दोस्तों जब कावेरी इंजनों के इनिशियल प्रोटोटाइपों को निर्माण किया गया था तब इंजन और इंजन में इस्तेमाल होने वाले आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ इसका कुल वजन 1400 किलोग्राम तक था। हालांकि बाद में इसके वजन को कम करते हुए करीबन 1235 किलोग्राम तक किया गया था, लेकिन अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फिलहाल जो कावेरी इंजनों को तैयार किया गया है उसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ कुल वजन करीबन 1180 किलोग्राम है, जो कि नो डाउट इनिशियल प्रोटोटाइपों से तो कम है ही, साथ में इससे पहले वाले प्रोटोटाइपों के मुकाबले में भी ये काफी कम है। अब दोस्तों यहाँ पे इंजनों के वजन को कम करने के लिए DRDO के तरफ से कई तरीके के काम को अंजाम दिया गया है, जिनमें एक नया फैन मॉड्यूल का उपयोग किया गया है जो कि संपूर्ण रूप से नए तरीके से डेवलप किया गया है और ये फैन मॉड्यूल वजन में हल्का होने के साथ साथ मोर एफिशिएंट और ओवरऑल वजन को कम करने में भी काफी मददगार रहा। जबकि इसके अलावा कोर में भी बदलाव किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक कोर के एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन और ऑप्टिमाइजेशन के साथ इंजन में कोर के जो पुराने इश्यूज था उसे तो एड्रेस किया गया ही, साथ में ओवरऑल वजन को भी काफी कम किया जा सका, जो कि नो डाउट इंजनों के जो परफॉर्मेंस है उसे एनहांस करेगा। इसके अलावा नए इंजनों के आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर भी काम किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक नए इंजनों में जो आफ्टर बर्नर का उपयोग किया गया है वो पहले के मुकाबले में करीब 70 से 90 किलोग्राम कम वजन का है, जिससे कि नो डाउट इंजनों के वजन के ऊपर काफी असर पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों इंजनों के मटेरियल वैलिडेशन को लेकर भी काम किया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कुछ नया और लाइटर मटेरियल के उपयोग करने के वजह से भी इंजनों के वजन को काफी हद तक कम किया जा सका, जो कि नो डाउट आने वाले समय में कावेरी इंजनों के लिए खाली मददगार नहीं होगा बल्कि इसके 2.0 वेरिएंटों के डेवलपमेंट को भी आसान करेगा। हालांकि दोस्तों DRDO यही तक ही रुकना नहीं चाहता है, बल्कि रिपोर्टों के मुताबिक DRDO के तरफ से इन इंजनों के वजन को और कम करने को लेकर भी काम किया जा रहा है और आने वाले समय में कावेरी इंजनों के डेरिवेटिव वेरिएंटों का आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ वजन करीब 1 टन या 1 टन से कम होगा। अब दोस्तों 1 टन के कम वजन के इंजनों को अगर देखा जाए तो इसमें EJ200 मतलब यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन और M88 मतलब राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन भी शामिल है। हालांकि कावेरी इंजनों के करंट वेरिएंटों के वजन को अगर 1 टन से भी कम किया जाता है तो तब भी ये EJ200 या M88 जैसे इंजनों के बराबर का नहीं होगा। हालांकि M88 इंजनों के अगर ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर सेक्शन के थ्रस्ट को देखा जाए तो ये लगभग कावेरी इंजनों के करंट ड्राई वेरिएंटों के ही जितना है, पर M88 एयरक्राफ्टों के इंजनों में कई तरीके की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और फ्रांस जैसे देश दशकों से इंजनों के डेवलपमेंट में है, जिस वजह से फ्रांस के पास फिलहाल इस तरीके के टेक्नोलॉजी भी है। पर नो डाउट अगर कावेरी इंजनों के ये करंट वेरिएंट और इसके डेरिवेटिव वेरिएंटों के वजन को 1 टन से कम किया जाता है तो इससे कावेरी 2.0 के डेवलपमेंट में आसानी होगा और भारत कावेरी 2.0 के द्वारा जिन सफलताओं को हासिल करना चाहता है उसमें भारत को काफी मदद मिलेगा। हालांकि इसके अलावा अगर इन इंजनों के वजन को कम किया जाता है तो नो डाउट इसके करंट ड्राई वेरिएंटों के भी वजन कम होगा, जो कि घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकलों में इस्तेमाल किया जाना है और कम वजन के साथ अगर इंजन इतना ही थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है तो इससे नो डाउट
डाउट घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के परफॉर्मेंस भी एनहांस होगा। हालांकि दोस्तों जो कावेरी के ड्राई वेरिएंट को फिलहाल भारत की तरफ से तैयार किया गया है वो करीब करीब 46 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है और इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन का उपयोग करने के बावजूद भी ये मैक्सिमम 75 टू 76 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकेगा, जो कि तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले A404 जैसे इंजनों को रिप्लेस करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर इसके 2.0 वेरिएंट मतलब 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को तैयार कर लिया जाता है तो नो डाउट ये केवल मात्र आने वाले समय में तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में इंजनों के रिप्लेसमेंट के रूप में ही उपयोग नहीं होगा, बल्कि जो लीड इन फाइटर टेनर मतलब HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का संकल्प रखा जा रहा है, उन एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं इंजनों का उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के बावजूद भी इन इंजनों का क्षमता A414 इंजनों के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन डुअल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में नो डाउट इन इंजनों का उपयोग मीडियम क्लास के एयरक्राफ्ट मतलब 17 से 25 टन के एयरक्राफ्टों में आसानी से किया जा सकेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत अपने कावेरी इंजनों को लेकर लगातार एक के बाद एक सफलता का सीढ़ी चढ़ रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ डैसॉल्ट एविएशन के सामने राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर इतना अधिक ऑर्डर है कि इस ऑर्डर को देखते हुए अब डैसॉल्ट एविएशन के तरफ से अपने राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को एनहांस किया गया है। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी रिपोर्टों के मुताबिक डैसॉल्ट एविएशन के पास 200 से भी अधिक राफेल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है और आने वाले समय में ये ऑर्डर और बढ़ सकता है, क्योंकि कई सारे देश राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। और इसे देखते हुए एक तरफ जहां पे डैसॉल्ट एविएशन और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तैयार करने को लेकर सोच विचार कर रहा है, तो वहीं पे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को निर्माण करने से पहले भी डैसॉल्ट एविएशन को अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को एनहांस करना पड़ेगा ताकि करंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए मतलब अलग अलग देशों के ऑर्डर और इवन इंडियन नेवी के तरफ से दिए जाने वाले 26 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को देखते हुए डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा करंटली अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को एनहांस करके हर महीना कम से कम 3 राफेल एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के इरादे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। और इसके बारे में जानकारी असल में डैसॉल्ट एविएशन के सीईओ के तरफ से ही दिया गया है और उनके बयान के मुताबिक आने वाले समय में हर महीने डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा कम से कम 3 राफेल एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ साल पहले के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट काफी निचले स्तर पे गिर गया था। इवन साल 2020 में पूरा महामारी के दरमियान एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट तो महीने में एक एयरक्राफ्ट से भी नीचे गिर गया था, मतलब तब डैसॉल्ट एविएशन हर साल 12 एयरक्राफ्ट तक भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। पर दोस्तों साल 2020 के महामारी से पूरा दुनिया उभर के आने के बाद लगातार डैसॉल्ट एविएशन को इन एयरक्राफ्टों को लेके ऑर्डर प्लेस हुआ है और इवन साल 2022 को अगर देखा जाए तो कम से कम 92 ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर जहां पे डैसॉल्ट एविएशन को मिला था, तो वहीं पे साल 2023 में 60 और साल 2024 के इन कुछ ही महीनों के अंदर डैसॉल्ट एविएशन को करीब करीब 18 राफेल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर मिल चुका है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले शायद नेवी के 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली डैसॉल्ट एविएशन के पास सालाना कितने एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का करंट क्षमता है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शायद ये जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो 26 एयरक्राफ्ट पर ईयर है। पर अगर अब महीने में 3 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होता है तो नो डाउट ये बढ़ के करीब करीब 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को जारी किया है उसके अंतर्गत भी अगर राफेल एयरक्राफ्टों खरीदा जाता है तो नो डाउट इन एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके लिए भारत में जो रिलायंस कंपनी के साथ डैसॉल्ट एविएशन का ज्वाइंट वेंचर है मतलब डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, उसे संपूर्ण रूप से डैसॉल्ट एविएशन अपने अधीन लेने का प्रयास कर रहा है ताकि भारत में जो प्रोडक्शन का काम है वो डैसॉल्ट एविएशन अपने ही अधीन रख सके। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर भारत के डील मिल जाता है तो केवल भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने से इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को ही डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा यहां से पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के अंदर भी जो ऑर्डर है उसे भी यही से ही पूरा किया जाएगा। और इवन एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि भारत में जो डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है यहाँ पे अगर राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन होता है तो कम से कम 24 से 26 एयरक्राफ्ट पर ईयर के दर पे यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का जो टेंडर है उसका डिलीवरी के लिए केवल मात्र 4.5 से 5 साल लगेगा और उसके बाद डैसॉल्ट एविएशन अपने ग्लोबल सप्लाई चेन में इन एयरक्राफ्टों को जोड़ने के लिए संपूर्ण फ्री हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा आप लोगों को यह भी बता दूं कि डैसॉल्ट एविएशन राफेल और मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के साथ साथ M88 एयरक्राफ्टों के भी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटी को भारत में बनाना चाहता है ताकि फ्रांस के जो डैसॉल्ट एविएशन है उसके ऊपर से रिपेयर और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हट जाए ताकि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के ऊपर संपूर्ण जिम्मेदारी रह सके और इससे हर महीने जो 3 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का गोल है उसे भी पूरा किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या
क्या लगता है कि डैसॉल एविएशन के जो एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर संकल्प है ये कितने हद तक भारत के लिए बेहतरीन होगा, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।